तो आज हम लोग इस पार्ट के अंतर्गत स्ट्रक्चर्स ऑफ ईथर को देखेंगे, ईथर की संरचना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये और कई बार रीजन टाइप में या रीजन असर्शन टाइप के क्वेश्चंस में बनता है। कोई स्टेटमेंट लिखा है, उसके रीजन असर्शन मतलब उसका सही रीज़न क्या हो सकता है, उस संबंध में लिखा है, तो उस संबंध के क्वेश्चंस आते हैं। तो ईथर के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखेंगे। बेसिक जो जनरल स्ट्रक्चर है वो फॉर्मूला के आधार पर, तो ROR, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करें, हम इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे हम वाटर से, HOH, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन आप हैं इट हैज़ 2 लोन पेयर, यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, और इस केस में ये थोड़ा जनरल है, आप पहले से पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक सिग्मा और एक लोन पेयर। तो ये हो गया बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर बराबर टोटल कितने, 4 नंबर्स। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 का, ठीक है। तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर इक्वल टू 4, दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड में अगर आप देखें यहाँ जो परफेक्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वहाँ पर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी या समचतुष्फलकी, और जो बॉन्ड एंगल आता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आपके पास है CH4, क्लियर। अब इसमें इस पानी में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि 2 लोन पेयर हैं और VSEPR थ्योरी वो कहती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है कि लोन पेयर में रिपल्शन होता है और मैक्सिमम रिपल्शन LP में होता है, उसके बाद LP में होता है और सबसे कम रिपल्शन BP में होता है। BP स्टैंड्स फॉर बॉन्ड पेयर, LP स्टैंड्स फॉर लोन पेयर, ठीक बेटा। अब इसमें देखें तो ये ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो स्ट्रेट दिख रहा होगा, जैसे देखने में तो स्ट्रेट लग रहा है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ये एंगुलर हो जाता है, या इसको हम कोणीय या V शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, ये लोन पेयर, इसके बीच में रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल मतलब ये दूर भागेंगे तो इस लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा, जिससे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परफेक्ट बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल बहुत कम हो जाता है, 104.5 डिग्री। तो बॉन्ड रिड्यूस हुआ, रीजन दिस इज अ लोन पेयर रिपल्शन, और इसके कारण इस लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन हुआ, इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन हुआ, ये पास आ गए। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, ये जो हाइड्रोजन है दे आर स्मॉलर रेडियाई, ये कम बल्कियर हैं या बल्कि नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनके पास आने से इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं पैदा हुआ। अगर मान लो यही बल्कि ग्रुप लगा होता, तो इस रिपल्शन के बावजूद ये थोड़ा दूर या फार अपार्ट रहना चाहते, मतलब दूर जाना चाहते। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर परफेक्ट बॉन्ड एंगल आना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, लोन पेयर में रिपल्शन हुआ है और इस लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुआ है, तो ये लोन पेयर दूर हटेंगे, और जब दूर हटेंगे तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो पास आ जाएंगे। तो परफेक्ट बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से लगभग 5 डिग्री कम हो गया, 104.5 डिग्री हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो जरा केस, चूँकि हाइड्रोजन छोटी रेडियाई के हैं, इसलिए इस हाइड्रोजन में उतना रिपल्शन जनरेट नहीं हुआ। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, दिस इज़ V शेप्ड, या इसको हम कहते हैं कोणीय या एंगुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, V शेप, उल्टा कर दो, V शेप, क्लियर। तो ये V शेप स्ट्रक्चर है, V शेप स्ट्रक्चर कहो, चाहे कोणीय कहो, चाहे एंगुलर कहो, ठीक। अब आओ इधर आओ, ROR में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है इट हैज़ 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, दैट मीन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। यहाँ पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा बेटा, sp3 होगा। तो इथरल ऑक्सीजन, ईथर का है ना, तो इथरल ऑक्सीजन हम बोल रहे हैं इसे, तो इथरल ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3, ठीक है। वाटर ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। कैसे, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, सिंपल तरीका है हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने का। बॉन्ड पेयर काउंट कर लो, लोन पेयर काउंट कर लो, सम कर दो, मिल जाएगा आपको क्या, हाइब्रिडाइजेशन कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर 2 तो sp, 3 तो sp2, 4 तो sp3, sp3 क्लियर।
अब जरा इसमें देखो, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर अगर आप देखें, इस तरह से जैसे लिखा हुआ है तो लग रहा है स्ट्रेट लाइन है, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 180 डिग्री, लेकिन ये तो होना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, होना चाहिए था लेकिन ऐसा है नहीं। अब एक केस देखो जरा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये आर, ये आर, क्लियर, इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर, ठीक है। इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम भी दिखा देते हैं आपको। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब हाइब्रिडाइज्ड हुआ होगा, ऑक्सीजन जब हाइब्रिडाइज्ड हुआ होगा, ये देख लो ज़रा, 8 1s2 2s2 2p4, तो ये ऑर्बिटल डायग्राम इसका 1 2, ये 2s2 वाले का 2p4, 1 2 3 और 1 4, ठीक। क्योंकि जंपिंग पॉसिबिलिटी तो है नहीं, तो यही ग्राउंड स्टेट है, यही इसका एक्साइटेड स्टेट है, यही इसकी आद्य अवस्था और यही इसकी उत्तेजित अवस्था है। तो अब क्या होगा, ये चारों ऑर्बिटल मिक्सअप करेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पर हमें 4 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, तो 1 2 और 1 3 1 4। अब ज़रा देखो, ये दोनों जो हैं ये कैसे बिहेव करेंगे, एज अ लोन पेयर, और ये जो हैं वो R के साथ या कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, दिस सिग्मा बॉन्ड, दिस परफेक्ट सिग्मा बॉन्ड, क्लियर। ये होगा, दोनों क्या होंगे बेटा, दे फॉर्म्स, ये बॉन्ड पेयर हैं, क्या है बेटा, ये बॉन्ड पेयर। अब इसका अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें तो ये ऑक्सीजन, अच्छा sp3 हाइब्रिडाइज है, तो चारों के जो चारों ऑर्बिटल्स हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होने की कोशिश करेंगे, टेट्राहेड्रली अरेंज होने की कोशिश करेंगे, सम चतुष्फलकी संरचना की तरह अरेंज होने की कोशिश करेंगे। तो अब होगा क्या, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसका एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हम दिखा रहे हैं आपको वो ये दिखा रहे हैं, ठीक है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये वाला भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक। अगला देखो, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, लेकिन अब खासियत क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर हम 2 जगह दिखा दे रहे हैं, दे आर लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक, ये भी और ये भी। और ये वाला क्या है बेटा, ये है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अब अगर मान लो, अगर हम ROR मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं CH3 CH2O CH2 CH3, मतलब इस कार्बन को और इस कार्बन को, अच्छा इस कार्बन को अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है H, और ये कार्बन भी कैसा होगा, sp3 होगा। अच्छा ये वाला कार्बन भी H, तो ये वाला कार्बन भी कैसा होगा, sp3 होगा। तो ये भी कार्बन sp3, ये कार्बन sp3, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये वाला ऑक्सीजन तो sp3 है ही है, लेकिन मेन सेंटर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ जो बॉन्डिंग होगी, ये कार्बन के लिए हम सारों नहीं बना रहे, हम केवल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको। ये भी कार्बन है, ये वाला कार्बन ये है और ये वाला कार्बन ये है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ लगे होंगे, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अगर आप देखें तो ये वाला जो बॉन्ड का ये ऑर्बिटल नेचर कैसा था, sp3, और ये ऑर्बिटल नेचर कैसा था, sp3। तो यहाँ जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग का नेचर है, हाइब्रिडाइज्ड नेचर, वो sp3 टाइप का है। इसका भी क्या है, ये भी sp3 और ये वाला भी क्या है बेटा, sp3। तो इस कार्बन मतलब ये वाला बॉन्ड का नेचर, इस बॉन्ड का नेचर कैसा है, sp3, और इस बॉन्ड का नेचर कैसा है, sp3, क्लियर। अब दूसरा हिस्सा देखो, ये जो ग्रुप है ना, ये पूरा जो ग्रुप है ये बल्कियर ग्रुप है। हम थोड़ा डायरेक्ट बना दे रहे हैं, छोटा बड़ा ऑर्बिटल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऑर्बिटल सब सेम साइज़ के होंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद, ठीक है। तो ये और ये ग्रुप अब अगर पास आएंगे, क्यों पास आएंगे, क्योंकि इस लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। जब रिपल्शन होगा तो इनको पास आना चाहिए था, जैसे यहाँ हो रहा था। तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट जाना चाहिए था। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री हुआ है, उसी के कंपेयर्स में यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो क्या रिपल्शन नहीं होता, नहीं है, रिपल्शन होता है। इस लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है बेटा, लेकिन बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल इस परफेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट से के घटने के बजाय बढ़ जाता है। कितना हो जाता है यहाँ से यहाँ का एंगल, 110 डिग्री। कितना हो जाता है बेटा, 110 डिग्री। तो 0.5 डिग्री
इसको 109 डिग्री 28 मिनट को हम ये भी लिखते हैं अप्रॉक्स 109.5 डिग्री, तो 0.5 डिग्री जो है वो एंगल बढ़ जाती है। अब आप कह सकते हैं कि रिपल्शन तो हुआ है, लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन दे आर बल्कि, ये बल्कि एल्किल ग्रुप हैं, बल्कि एल्किल ग्रुप, और इनके बीच में हुआ है हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। इस एल्किल ग्रुप के कारण क्या पैदा हुआ है? स्टेरिक हिंड्रेंस। इसको बोलते हैं त्रिविम बाधा प्रभाव, ठीक है। बड़े लोग हैं, बड़े एल्किल ग्रुप हैं, तो पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक निश्चित दूरी पर आने के बाद इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इनमें रिपल्शन क्रिएट होगा, प्रतिकर्षण क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। जब पास आएंगे तो रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल रिपल्शन ऊपर से लोन पेयर का रिपल्शन हो रहा है, बावजूद इनके बीच में भी रिपल्शन होगा और एंगल घटने के बजाय क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो 109 डिग्री 28 मिनट के बजाय कितने एंगल हो गई? 110 डिग्री। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए। तो इथरिक मॉलिक्यूल और खासकर डाई एथिल ईथर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 110 डिग्री होता है। डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें, डाइपोल मूवमेंट मतलब ये जो ROR बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, ये आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड इस तरह से पोलर होगा और ये वाला बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, तो अगर एक ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन या एल्किल ग्रुप है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट जो डाइपोल मूवमेंट आएगा वो कुछ आएगा। जैसे अगर 180 डिग्री होता तो 0 हो जाता, लेकिन यहाँ आता है और वो है 1.18 डिबाई, 1.18 डिबाई। ध्यान रखेंगे इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होता, अर्थात ईथर ध्रुवीय अणु होता है। क्या होता है बेटा? ईथर जो है क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। ईथर ध्रुवीय अणु होते हैं, ईथर अध्रुवीय नहीं होते। तो बॉन्ड एंगल 110 डिग्री और जो डाइपोल मोमेंट है 1.18 डिबाई ये होता है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट टू एक्सप्लेनेशन फॉर स्ट्रक्चर्स ऑफ ईथर। आई होप कि बात क्लियर हुई होगी। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था रीजन और एसेशन टाइप के लिए, तो इस पार्ट के लिए इतना ही। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।